नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो देखो, आज हम हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सेकंड अध्याय पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो आप वो पहले वो देख कर आइए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और नियोजित विकास की राजनीति भारत में। तो अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मैं आपको रिवाइज करता चला रहा हूं और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप इसी प्रकार घर पर भी पढ़ते रहिए या वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। आपको मैं उम्मीद की गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितना भी अपन ने मैटर पढ़ा है वो सारा का सारा आपको यहीं पर याद हो जाएगा। अगर वीडियो को आप 1-2 बार देख लोगे तो सारा का सारा मैटर आपको यहीं पर याद हो जाएगा। और मेरा प्रॉपर साथ दीजिए, क्योंकि आपको पता है एक बात बोली गई है कि भोर भराए साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। तो साथियों, चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा चुनाव आयोग। क्या साथियों? चुनाव आयोग। इसे बोला जाता है इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं इसे इलेक्शन कमीशन भी बोला, इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन भी बोला जाता है। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिएगा, आप जो पीडीएफ पर चिल्लाते रहते हो, मैं आपको यहीं पर सारा मैटर लिखवा देता हूँ, फिर पीडीएफ की क्या ज़रूरत है, आप साथ साथ भी लिख सकते हो, मैं इतना टाइम भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले इलेक्शन आयोग की, चुनाव आयोग की स्थापना आपसे पूछी जाएगी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो बताइए। देखिए, अगर आपको पता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई तो आप बताओ, देखिए कब हुई। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को क्या होती है? चुनाव आयोग की स्थापना होती है। जब चुनाव आयोग की स्थापना होती है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब चुनाव आयोग की स्थापना होती है तो बताइए कि पहला चुनाव आयुक्त कौन था? जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई तो उस समय पहला चुनाव आयुक्त कौन था? बता पाओगे साथियों? पहला चुनाव आयुक्त कौन था? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था? तो वो था सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसी प्रकार जब 25 जनवरी को क्या चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है, तो इसी दिन को याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को क्या बनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को क्या बनाते हैं अपन? मतदाता दिवस। क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस, यानी कि वोटर्स डे। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो हमने बखूबी देख लिया है कि दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि हमारे भारत में जब आज़ाद हो गया तो चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई। तो आपसे पूछेगा वो कब की गई? आपका आंसर होगा 25 जनवरी 1950। फिर आपको पूछा जाता है कि पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो आपका आंसर होगा सुकुमार सेन। फिर बोला जाता है कि इस चुनाव आयोग की स्थापना को याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। अब देखो, ये चुनाव आयोग था, इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, हम उन चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप एक बार मेरे साथ बोलिएगा। आपको मम्मी की कसम है,
और सोलोगे सर कसम दिला के ये कौन सी बात, क्योंकि अपन भावनाओं के साथ जीते हैं, इंडिया के नागरिक हैं, तो भावनाओं के साथ। आपको मम्मी की कसम है, मेरे साथ साथ बोलोगे, मैं बुलाऊं तब। बोलो चुनाव आयोग की स्थापना, बोलो मुंह में खा रखे वो थूक दो। अब बोलोगे सर हमने तो कुछ खा ही नहीं रखा, फिर बोलो ना, फिर बोलिए ना। तो चुनाव आयोग की स्थापना बोलो 25 जनवरी 1950, 5 बार बोल लो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। पहले चुनाव आयोग सुकुमार सेन, कौन? सुकुमार सेन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन इलेक्शन कमीशन, जो कमीशन था उसके समक्ष जो जो चुनौतियाँ थी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ। तो हमारा अगला टॉपिक है चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ, कि भारत में जब चुनाव आयोग बनाया गया तो उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए चुनौतियाँ कौन कौन सी हो सकती है हमारे चुनाव आयोग के समक्ष, कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती है। 1 मिनट अज्यूम करिए आप अपने अकॉर्डिंग कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती है, मैं बताऊं? चलो, पहली चुनौती, देश का आकार बहुत बड़ा था और देश में जनसंख्या भी बहुत अधिक थी। देश का आकार बहुत बड़ा था, लिखना है मेरे साथ, देश का आकार बहुत बड़ा था तथा जनसंख्या बहुत अधिक थी, तथा जनसंख्या भी बहुत अधिक थी। इस कारण निष्पक्ष चुनाव करवाना कठिन था। तो पहली चुनौती क्या थी? देश का आकार बहुत बड़ा था और देश की जनसंख्या भी बहुत बड़ी थी, तो इसमें निष्पक्ष चुनाव करवाना क्या था, बहुत बड़ी समस्या थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा देश का आकार, इसमें चुनाव करवाए तो करवाए कैसे, यही चुनौती थी अपने आप में। दूसरी, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। क्या? चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, कि जब चुनाव की मान लो योजना बना दी तो किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार से चुनाव कराने हैं, कितना एरिया को कवर करना है एक बार में, ठीक है। तो ये चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना दूसरी चुनौती ये थी। फिर तीसरी क्या? मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। तीसरी क्या थी? मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। अब बोलोगे सर कैसी बाधाएं? कि जब पहली बार मतदाता सूची बनाई जाती है तो लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज नहीं किया जाता है। कि जब पहली बार मतदाता सूची बनाई जाती है तो लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज नहीं किया जाता है। तो तीसरी चुनौती हो गई। पहली, बोलो मेरे साथ, देश का आकार बहुत बड़ा था। मम्मी की कसम खाइए, बोलना है, देख लेना। देश का आकार बहुत बड़ा था, जनसंख्या बहुत अधिक थी, इस कारण निष्पक्ष चुनाव करवाना कठिन था। दूसरा, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। तीसरी, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। अर्थात जब पहली बार मतदाता सूची बनाई गई तो लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम ही दर्ज नहीं किया गया। अब
जो अब चौथी चुनौती क्या थी कि जो चुनाव वोट लेने, जो मतदान कराने के लिए जो कर्मचारी जाएंगे और जो वोट करने आएंगे उनको प्रशिक्षित करना, कि उन लोगों को बताना, ठीक है। तो चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, जो भी अधिकारी या ऑफिसर मतदान लेने जाएंगे तो चुनाव कर्मियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। ये चौथी चुनौती थी। पांचवी चुनौती क्या थी? पांचवी चुनौती, देखो देश में क्या इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, देश में सब ऐसे नॉर्मल पढ़े हुए थे, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो ऐसे कम साक्षरता के चलते, कम पढ़े लिखे के होने के नाते एक आसान से आसान मतदाता सूची का मतदान प्रणाली का निर्माण करना, एक आसान सी मतदाता सूची का या मतदान प्रणाली का निर्माण करना। एक मिनट, तो कम साक्षरता के चलते एक आसान सी मतदान प्रणाली का निर्माण करना। तो अगली क्या थी? कम साक्षरता के चलते एक आसान मतदान प्रणाली का निर्माण करना। यह इस प्रकार क्या थी? हमारे चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ थी। यानी कि आसान मान लो या विशेष मतदान पद्धति को विशेष कर लो। एक विशेष मतदान प्रणाली का निर्माण करना, ठीक है। ये हमारी 5 चुनौतियाँ हो गई। अब आपने मम्मी कसम खाई थी उसको पूरा करेंगे, ठीक है। खाई थी, मेरे साथ साथ बोलोगे। पहली, चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ। बोलो, चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ। देश का आकार बहुत बड़ा था और जनसंख्या भी बहुत अधिक थी, इस कारण निष्पक्ष चुनाव करवाना कठिन था। दूसरा, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। तीसरा, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। तो क्या हुआ? लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज करने से वंचित रह गई थी। चौथा, चुनाव कर्मियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। पांचवा, कम साक्षरता के चलते विशेष मतदान प्रणाली का निर्माण करना। अब आपकी बारी है, फटाफट बोलोगे। पहला, बोलो, बोलना है, जो खा रखा उसे थूको, पहले थूको। अब बोलोगे सर हमने तो कुछ खा ही नहीं रखा, फिर बोलिए ना, बोलना है आपको, मम्मी की कसम खा रखी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये इस प्रकार हमारे चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां, ये टॉपिक पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम आम चुनाव। क्या पढ़ेंगे? भारत में प्रथम आम चुनाव। भारत में पहला आम चुनाव किस प्रकार होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। पहले तो आप बताओ कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो देखिए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, बॉम्बे प्लान कब आया था, कि बॉम्बे प्लान कब लाया गया था, ठीक है, ये बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है, देखिए कौन कौन कितना एक्टिव है क्लास में। तो प्रथम आम चुनाव कब होता है? प्रथम आम चुनाव बताओ देखिए, कब तक होता है? ये होता है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। प्रथम आम चुनाव
प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चलता है। और क्या होता है, प्रथम 3 आम चुनाव तक, प्रथम 3 आम चुनाव तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। ठीक है, पहला बोलो बेटा, प्रथम आम चुनाव कब से कब तक, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। बोलो, पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। ठीक है, और क्या होता है, पहले 3 आम चुनाव तक किसका प्रभुत्व रहता है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। अब देखो, जब पहला आम चुनाव होता है, पहले आम चुनाव में मतगणना में 6 माह का समय लगा, 6 माह का समय लगा। यानी कि जब पहली बार आम चुनाव हुए तो क्या हुआ, 6 महीने का समय लगा। और क्या हुआ, कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की जीत हुई। देखो, अब क्या होता है कि जो लोग पहली बार ये बोल रहे थे ना कि पहले कैसे मतदान कराया जाएगा, निष्पक्ष कैसे होगा, इतना बड़ा देश है, क्या से क्या करवा लेंगे ये लोग, ठीक है, तरह तरह की बातें बोल रहे थे। तो आप जानते हो, कभी भी कोई नए काम की शुरुआत की जाती है तो उसकी तरह तरह से आलोचना की जाती है। तो ऐसे इंडिया में भी था कि जब पहला आम चुनाव करवाया गया तो लोग बोल रहे थे कैसे चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करेंगे, कैसे इतने बड़े देश को, इतनी बड़े देश की आबादी को संभालेंगे, कैसे हर एक व्यक्ति का वोट ले पाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 6 महीने लगे और 6 महीने के बाद रिजल्ट आया और ये मतदान एकदम सफल एवं निष्पक्ष हुआ। कैसे हुआ, एकदम सफल एवं निष्पक्ष हुआ। तो क्या होता है, इस मतदान की सफलता ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। ऐसे ही मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम भी कोई काम करो, शांति से करते रहो। रिजल्ट आने के बाद जो तुम्हारे पर उंगली उठाते हैं वो अपने आप ही उनकी उंगली शांत हो जाएगी, मुंह पर लग जाएगी। तो ये क्या हुआ, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो इस सब मतदान की सफलता को देखकर उन सभी आलोचकों का मुंह बंद हो गया। और इसकी सफलता, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा, और इसकी सफलता इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से भी, मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है, याद रखना है ये बात कि किस प्रकार पहला आम चुनाव लोग आलोचकों के मुंह पे या इतिहास में मील का पत्थर साबित किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो 3 बातें, प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ और पहले 3 आम चुनाव तक किसका प्रभुत्व रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। दूसरी बात बोली गई, पहले आम चुनाव की मतगणना में 6 महीने का समय लगा, जो क्या हुआ और कांग्रेस की जीत हुई, तथा इस प्रथम आम चुनाव की सफलता ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। प्रथम आम चुनाव की सफलता ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और ये इतिहास में क्या हुई, मील का पत्थर साबित हुई। अब देखो, पहले आम चुनाव में कितनी क्या सीटें थी, इसकी चर्चा करेंगे। पहले आम चुनाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है। पहले आम चुनाव में लोकसभा की
कुल 489 सीटों पर चुनाव हुआ। आपसे पूछा है कि पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी, तो आपका आंसर होगा 489। ठीक है। फिर क्या हुआ, कांग्रेस को कितनी मिली, चुनाव हुआ जिसमें से, लिखना है आपको, जिसमें से कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। इसमें से कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है। चौथी बात समझ में आई। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952, और पहले 3 आम चुनाव था किसका प्रभुत्व रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। दूसरी बात, पहले आम चुनाव में लगभग 6 महीने में मतगणना हुई, जो क्या हुई, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई। पर क्या हुआ, इस मतदान की सफलता, पहले आम चुनाव हुआ, इसकी सफलता 6 महीने में जो हुई, उसकी सफलता इतिहास में क्या हुई, मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है। और आलोचकों ने मुंह भी बंद कर दी। चौथी बात, पहले आम चुनाव में कुल कितनी सीटें थी लोकसभा की, 489 सीटें थी, और 364 सीटें किसे प्राप्त होती है, कांग्रेस को प्राप्त होती है। फिर देखो, कांग्रेस को पहली बार हार का सामना कहाँ करना पड़ता है, इसके अलावा 364 सीटें प्राप्त हुई। लगभग पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी, लगभग पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी। देखो क्या हुआ, फिर देखो कुछ एरिया थी, मद्रास, कोचीन, ओडिशा, मद्रास, कोचीन, ओडिशा। यहाँ जब चुनाव होता है वहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस को पर्याप्त सीटें नहीं मिलती है, लेकिन बाद में मद्रास, ओडिशा, कोचीन में भी बाद में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 1957 में क्या होता है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी विजयी रही और कांग्रेस को 60 सीट मिली। यानी कि कांग्रेस हार जाती है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को क्या मिलती है, ज़्यादा सीटें मिलती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी केरल में सबसे पहले सरकार बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस को सबसे पहले हार कहाँ मिली, तो आप बता दोगे केरल में। कब मिली, 1957 में। कितनी सीटों से, लगभग 6 सीटों से। ठीक है। कितनी सीटें थी कुल केरल में, 126। कांग्रेस को कितनी मिली, 60। ठीक है। ये इस प्रकार पहला आम चुनाव था। तो फटाफट मेरे साथ साथ बोलोगे, एक बार मैं बोल रहा हूँ फिर आपको बोलना है। ठीक है। मम्मी की कसम पूरी करनी है। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चलता है, और पहले 3 आम चुनावों में क्या होता है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरी बात, पहले आम चुनाव में लगभग 6 महीने का समय लगता है और कांग्रेस की जीत होती है। रिजल्ट आता है कि कांग्रेस जीत गई। फिर इसके बाद में क्या होता है, जो आलोचना करने वाले थे उन आलोचकों को इस सफल मतदान को देखकर उनका मुंह बंद हो जाता है। फिर इस मतदान की सफलता क्या होती है, इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। ठीक है। फिर बात करूं, पहले आम चुनाव में कुल लोकसभा की 489 सीटें थी। बोलो कुल लोकसभा कितनी सीटें थी, हाँ बोला 489। सुना ही नहीं दिया दोबारा, 489 सीटें थी, जिनमें से कांग्रेस को कितनी मिली, 364। अरे ठीक से बोलो, 364। थूक दो, गुटका थूको 364। कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली, 364। फिर सीटें कहाँ नहीं मिली थी, मद्रास, कोचीन, ओडिशा। कहाँ नहीं मिली थी, मद्रास, कोचीन, ओडिशा। यहाँ पर फिर बाद में क्या हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। फिर पहली बार कांग्रेस को हार का सामना कहाँ करना पड़ा, केरल में। कब, 1957 में। कब बोलो, 1957 में केरल में। कितनी सीटों से, 6 से। कहाँ कितनी सीटें थी टोटल, 126। कांग्रेस को कितनी मिली, 60। ठीक है। कांग्रेस को कितनी मिली, 60। अब मम्मी कसम पूरी करो, फटाफट बोलो। पहला
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिक्स्थ। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे मैं नहीं तो कौन वे, वो गाना सुना है, तो हम अब यही बात पढ़ेंगे कि आखिर कांग्रेस ही क्यों, अन्य कोई पार्टी क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी ही क्यों रही सत्ता में। और पार्टियां थी वो क्या गई थी, तेल लेने गई हुई थी ना। देखते हैं, तेल लेने नहीं गई थी, देखते हैं क्या कारण था कि अन्य पार्टियां कहाँ गई हुई थी, या ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। तो देखो हटेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण। तो मेरे को एक बात बताओ कि कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण अपना टॉपिक क्या है, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण सबसे ज़्यादा आज़ादी में भाग किस किसने लिया। फटाफट नाम सोच लो, ऐसे नेताओं का नाम सोच लो जिन्होंने सबसे ज़्यादा 1857 से लेकर 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। फटाफट अपने मुंह के अंदर सोचो, सोचो, अरे सोच लो रे। क्या थे को आपको एक बात समझ में आई होगी अब यहाँ से कि हाँ, हमने आज़ादी के वीरों का नाम सोचा, हमारे देश की लड़ाई में हिस्सा पार्टिसिपेट करने वाले नामों लोगों का नाम सुना। तो देखो पहली बात तो यही थी, सॉरी एक मिनट रुकना, थोड़ा टेक्निकल इशू है। हाँ अब ठीक है। तो पहली बात तो क्या थी, कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। कांग्रेस को क्या थी, स्वाधीनता, कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। पहली बात क्लियर हुई कि कांग्रेस को क्या था, स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। कि अर्थात जितनी भी आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई थी उसमें कांग्रेस के जो पूर्वज थे या जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या थे, कांग्रेस की लड़ाइयों में उन्होंने भाग ले रखा था। दूसरी बात आप बोलोगे कि उस समय कांग्रेस एकमात्र ऐसा संगठन था, कांग्रेस उस समय क्या था, एकमात्र भारत में ऐसा संगठन था जो सब पूरे भारत का सबसे मजबूत संगठन था। तो उस समय क्या था, उस समय कांग्रेस पूरे भारत का सबसे मजबूत संगठन था। उस समय कांग्रेस पूरे भारत का सबसे मजबूत संगठन था। ठीक है। तीसरी बात, अन्य सभी पार्टियों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ था। अन्य सभी पार्टियों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ था। अन्य जितनी भी पार्टियां थी उस समय, छोटी मोटी कम्युनिस्ट प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां थी उन सभी पार्टियों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ था। तो तीन बातें लिखी। पहली, कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। दूसरी, कांग्रेस का संगठन उस समय पूरे भारत में क्या था, मजबूत था। तीसरी, अन्य सभी पार्टियों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ था। अब चौथी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस में क्या थे, पंडित नेहरू जैसे, कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे। फटाफट कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारतीय विदेश नीति का जन्मदाता कौन था, फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे लोकप्रिय एवं करिश्माई नेता शामिल थे।
शामिल थे, जो क्या करते थे, जो चुनाव के समय पार्टी की अगुवाई करते थे। जो चुनाव के समय पार्टी की अगुवाई करते थे तथा पूरे देश का दौरा भी करते थे। पूरे देश का दौरा भी करते थे। अब चौथी बात क्या पढ़ी अपन ने, कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे करिश्माई एवं लोकप्रिय नेता शामिल थे, जो चुनाव के समय क्या करते थे, पार्टी की अगुवाई करते थे तथा देश का दौरा करते थे। फिर देखो पांचवी क्या थी, पांचवा कारण क्या था, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सबको साथ लेकर चलती थी। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सबको साथ लेकर चलती थी, जैसे अमीर गरीब, वामपंथी दक्षिणपंथी, उदारवादी पूंजीवादी, उदारवादी समाजवादी, किसान, मजदूर, उद्योगपति आदि। ठीक है, इस प्रकार कांग्रेस सबको साथ लेके चलती थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दोगे। अगर आप मेरे साथ रियल में बने हुए हो तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ वैसे वैसे आंसर दिया करो, क्योंकि जिन चीज़ों को आप टाइप करोगे वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ उदारवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ये कहाँ कहाँ पर थी? उदारवादी पार्टी तो कहाँ थी और समाजवादी पार्टी कहाँ थी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, वामपंथी का संबंध किससे था, दक्षिणपंथी लोगों का संबंध किससे था? ठीक है, ये दो क्वेश्चन बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूंगा। जो पहले बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगा। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है रतिराम जहांगीर, वो बार बार कमेंट करके जवाब देता है, अच्छा है। ठीक है, आप भी करिएगा, करो, क्योंकि इससे उसका नॉलेज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो चीज़ें अपन को याद रहती है वो टाइप अपन करते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा होता है। तो अब देखो क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है ऐसा करने से। कांग्रेस को कुल 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हो जाती है। कांग्रेस को कुल 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन रहती है? कांग्रेस, वो कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कितनी सीटें मिलती है? 16 सीटें मिलती है। दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रहती है? कम्युनिस्ट पार्टी रहती है। देखो क्या कहता है फिर, कांग्रेस को पहले आम चुनाव में 489 में से 364 सीटें मिलती है तथा दूसरे नंबर पर मैं इसको पूरा नहीं ले रहा हूँ, दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रहती है। कितनी सीटें मिलती है? 16 सीटें। और लगभग सभी जगह पहले आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है। ठीक है, अब फटाफट मेरे साथ साथ बोलोगे, फटाफट बोलोगे पहले आम कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण। पहला मैंने पढ़ा, कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। दूसरी, उस समय कांग्रेस पूरे भारत का सबसे मजबूत संगठन था। दूसरी, उस समय कांग्रेस पूरे भारत का सबसे मजबूत संगठन था। तीसरी, अन्य सभी पार्टियों का जन्म भी कांग्रेस में से ही हुआ था।
अन्य सभी पार्टियों का जन्म भी कांग्रेस में से ही हुआ था। कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे लोकप्रिय एवं करिश्माई नेता शामिल थे। कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे लोकप्रिय एवं करिश्माई नेता शामिल थे, जो चुनाव के समय पार्टी की अगुवाई करते थे एवं देश का दौरा करते थे। कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे लोकप्रिय एवं करिश्माई नेता शामिल थे, जो क्या करते थे, चुनाव के समय पार्टी की अगुवाई करते थे और देश का दौरा करते थे। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो पूरे सभी समाज को एक साथ लेकर चलती थी, जैसे अमीर गरीब हो, वामपंथी दक्षिणपंथी हो, उदारवादी समाजवादी हो, किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, इन सभी को साथ लेकर चलती थी। इसका रिजल्ट क्या होता है कि पहले आम चुनाव में 489 में से 364 सीटें कांग्रेस को मिलती है और दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रहती है जिसको 16 सीटें मिलती है और लगभग सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनती है। अब मम्मी की कसम पूरी करनी है, भूलना मत बिल्कुल भी। फटाफट स्टार्ट। फर्स्ट, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है प्यारे साथियों, अब अपन पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक। फिर इस वीडियो को, इस चैप्टर को अपन अगले पार्ट में देखेंगे कि भारत में एक दल का प्रभुत्व था और विश्व के अन्य देशों में भी एक दल का प्रभुत्व था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितने पढ़े हैं अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं इस चैप्टर के, बार बार पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको यही याद हो रहा होगा। तो फटाफट देखो, भारत में एक दल का प्रभुत्व और विश्व के अन्य देशों में एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार अलग अलग था। भारत में एक दल का प्रभुत्व और विश्व के अन्य देशों में एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार अलग था। क्या है टॉपिक? भारत में एक दल का प्रभुत्व और विश्व के अन्य देशों में एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार भिन्न था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना कि भारत में भी एक दल का प्रभुत्व था और विश्व के अन्य देशों में भी क्या था, एक दल का प्रभुत्व था। तो भारत में एक दल का प्रभुत्व और विश्व के अन्य देशों में एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार अलग था, अपन उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली लाइन से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिको में PRI, पहले तो बोलो मैक्सिको PRI, बोलो मैक्सिको PRI, 2-3 बार बोलो, मैं लिखूँ जब तक। मैक्सिको में PRI पार्टी, पूरा नाम मैं जिसको पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। PRI का पूरा नाम लिखो, तुमने अगर स्कूल में पढ़ा है तो फटाफट लिखो। PRI का पूरा नाम इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी। इंस्टीट्यूशन बार बार पूछा गया है, PRI का पूरा नाम रिसोल्यूशन पार्टी, इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी की स्थापना 1929 में की गई, जिसकी स्थापना जिसने मैक्सिको में इसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इसका स्वरूप परिपूर्ण तानाशाही था।
पहली लाइन देखिए अच्छे से, फटाफट बोलो। मैक्सिको में कौन सी पार्टी? पीआरआई। बोलो कौन सी पार्टी? पीआरआई। स्थापना 1929। बताओ पीआरआई पार्टी की स्थापना। अरे बोलिए ना, गुटखा थूक दीजिए ना। पीआरआई पार्टी की स्थापना 1929। कब? 1929। कोई कहाँ की पार्टी थी? मैक्सिको की। पूरा नाम इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी। इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी। बोलो इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी। पीआरआई पार्टी का पूरा नाम इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी। इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी, ठीक है। और किस स्थापना कब होती है? 1929 में। तो आपसे पूछा जाता है, ये 1929 में पूछी जाती है, ठीक है। पीआरआई का पूरा नाम भी पूछा जाता है, और ये पार्टी कहाँ की थी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगी, मैक्सिको में पीआरआई पार्टी की स्थापना 1929 में हुई, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी की स्थापना 1929 में हुई, जिसने 60 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया मैक्सिको में? 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन कैसे? तानाशाही तरीके से, तानाशाही तरीके से। दूसरा, चीन, क्यूबा, सीरिया। चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में भी एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन यहाँ का संविधान एक पार्टी को ही मान्यता प्रदान करता है। दूसरी बात क्या होती है? चीन, क्यूबा, सीरिया। बोलो मेरे साथ साथ, चीन, क्यूबा, सीरिया। अरे बोलो, चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में भी क्या रहा है? एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा, लेकिन यहाँ का संविधान क्या कहता है कि हमारे देश में केवल एक ही क्या होगी? पार्टी होगी, ठीक है। तीसरी बात, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक दल का प्रभुत्व है, कानूनी एवं सैन्य ताकतों के बल पर हुआ। मैक्सिको में कौन सी पार्टी? 1929 में पीआरआई पार्टी। 60 वर्षों से शासन किया, तानाशाही तरीके से किया। दूसरी, चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में एक दल का प्रभुत्व रहा। कैसे रहा? वहाँ का संविधान एक ही पार्टी को मान्यता देता है। फिर म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया यहाँ में क्या होता है? एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन कैसे रहा? कानूनी एवं सैन्य ताकतों के बल पर हुआ। लेकिन भारत में एक दल का प्रभुत्व कैसे रहा? लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधार पर रहा। भारत में एक दल का प्रभुत्व है। चौथी बात, भारत में एक दल का प्रभुत्व है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधार पर रहा। ये था तुम्हारा ये टॉपिक, जो बड़ी आसानी से हमने इसको ख़त्म कर लिया। मैं उम्मीद करूँगा आपको याद भी हो गया होगा। लेकिन अभी कहाँ जा, अरे रुको, पकड़ो इनको, अभी रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो मम्मी की कसम पूरी करनी है, तुमने बोला है क्या? पहले मैं बोलूँगा फिर तुम। पहले, भारत में एक दल का प्रभुत्व है, विश्व के अन्य देशों के एक दल के प्रभुत्व से किस प्रकार अलग था, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिको में पीआरआई पार्टी। बोलो, मैक्सिको में पीआरआई पार्टी स्थापना कब? 1929। बोलो 1929, ठीक है। कितने वर्षों तक शासन किया? 60 वर्षों तक। एक बात भूल गए, पूरा नाम कौन बोलेगा? आप।
बोलोगे इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी, बोलो इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी। मैक्सिको में पीआरआई पार्टी की स्थापना 1929 में होती है। इंस्टीट्यूशन रिसोल्यूशन पार्टी की स्थापना 1929 में होती है। कहाँ पर? मैक्सिको में, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया। मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया। पता है ना आपको कितने वर्षों तक? 60 वर्षों तक। लेकिन उसका शासन का स्वरूप कैसा था? परिपूर्ण तानाशाह किंग जोंग। याद आ गया? देखो इनको सबको याद आ गया किंग जोंग का नाम, ठीक है, परिपूर्ण। उसके बाद में बात करूं दूसरा, चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में, चीन, क्यूबा, सीरिया, चीन, क्यूबा, सीरिया, चीन, क्यूबा, सीरिया, चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में एक दल का प्रभुत्व क्या कैसे रहा कि वहाँ का संविधान केवल एक ही पार्टी को मान्यता देता है। चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में संविधान क्या करता है? एक ही पार्टी को मान्यता प्रदान करता है। दूसरी बात, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, बोलो म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया जैसे देशों में एक दल का प्रभुत्व कानूनी यानी कि लाठी के दम पर, कानूनी एवं सैन्य ताकतों के बल पर शासन किया। चीन, क्यूबा, सीरिया, इनमें तो संविधान एक ही पार्टी को मान्यता देता है। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया यहाँ पर सैन्य एवं कानूनी ताकतों के बल पर क्या रहता है? एक दल का प्रभुत्व रहता है। जबकि भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधार पर होता है। भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधार पर होता है। ठीक है, जाओ मत फटाफट, अभी जाना नहीं है, अब बोलो, मम्मी कसम पूरी करके जाना। हाँ, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो प्यारे साथियों, ये आज हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट था। मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा, और अब बाकी तो आपको सबको पता है क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।